हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, जो कि 2017 में छत्तीसगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। स्टोरी देखने से पहले इस पूरे इंसिडेंट में जो रमेश है वो एक्यूज है और जो सुरेश है वो प्रोसिक्यूशन है। तो एक्यूज रमेश ने सुरेश साहू की सिस्टर को टीज़ किया था विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 15 सितंबर 2001 को। जब इसके बारे में सुरेश ने रमेश के फादर से कंप्लेंट किया तो उस टाइम पे रमेश और सुरेश के बीच में एक बहस हो गई, जिस पर कि सुरेश ने रमेश को धमकी दी कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। उसके बाद 20 सितंबर 2001 को, यानी कि लगभग 5 दिन के बाद, जब ये सुरेश प्रोसिक्यूशन सब्जी मंडी भिलाई से वापस आ रहा था तो उस टाइम पर एक्यूज्ड जो रमेश था ये पेड़ की छाया के नीचे गन लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही ये सुरेश साहू एक्यूज्ड के सामने आता है तो ये एक्यूज्ड उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो ये गन शॉट है ये सुरेश की चेस्ट पर लगते लगते मिस हो जाती है, मतलब नहीं लगती है पर उसके राइट हैंड पर लग जाती है, जिससे कि सुरेश साहू को बहुत ही इंजरीज आई हैं, पर वो मरता नहीं है। वो हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने तक एडमिट रहता है। राम सिंह जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 हैं और राम कुमार जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 हैं, ये उस इंसिडेंट के स्पॉट पर पहुंचते हैं जैसे ही वो उस गन शॉट की आवाज़ सुनते हैं। पर ये जो एक्यूज है रमेश, ये वहाँ से चला जाता है ये प्रिज्यूम करते हुए कि सुरेश मर चुका है। उसके बाद FIR एग्जिबिट P1 लॉन्च करते हैं हेड कांस्टेबल मुकेश यादव जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 हैं। जो ये FIR लॉन्च की गई है ये राम सिंह की रिपोर्ट पर लॉन्च की गई है, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 था, जो कि गन शॉट की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आया था। डॉक्टर RK गांधी जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 हैं, ये MLC रिपोर्ट एग्जिबिट P2 विक्टिम को एग्जामिन करने के बाद सबमिट करा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर श्री गणेश जायसवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 आते हैं, जो कि चालान प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद। ये जो डॉक्टर गांधी हैं, इन्होंने कोर्ट के सामने एग्जामिनेशन में ये डिपोज किया कि जो विक्टिम को जो इंजरीज आई हैं ये गन शॉट की वजह से आई हैं और ये उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हैं। अगर उसे टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना किया गया होता तो शायद वो मर गया होता। उसके बाद एक्यूज्ड जो है रमेश, वो इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करता है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है और वो अपने डिफेंस में कहता है कि उसे फॉल्सली इस केस में फंसाया जा रहा है क्योंकि इन दोनों की पहले से दुश्मनी है। और वो अपने डिफेंस में प्ली ऑफ एलिबी लेता है कि मैं तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। देखिए, अब यहाँ पे पूरे फैक्ट्स रीड करने के बाद एक तो सेक्शन 506 में चार्ज बनता है कि उसे क्रिमिनली इंटिमिडेट किया गया कि तुझे इसके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ज फ्रेम होगा वो सेक्शन 307 में फ्रेम हो सकता है, पर ध्यान रहे क्योंकि ये जो हमें जजमेंट राइटिंग एग्ज़ाम में लिखनी होती है वो एज अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखनी होती है, और अगर हम 307 का चार्ज फ्रेम करते हैं तो ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जजमेंट जुडिशल मैजिस्ट्रेट लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे चार्ज 326 का फ्रेम करेंगे, पर 307 के फैक्ट्स को किस तरह से अप्रेज करेंगे एविडेंस के अकॉर्डिंग, वो जब हम जजमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा पैरा साइट कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है द कोर्ट ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भिलाई छत्तीसगढ़। राइट हैंड साइड पे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन जो भी हो वो लिख दिया जाएगा, वर्सेस जो एक्यूज्ड हैं उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे चार्ज। सबसे पहली लाइन आएगी आई के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो हैं उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनकी स्टेट, चार्ज यू द एक्यूज्ड पर्सन, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उनकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब किन किन सेक्शन में इनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा वो लिखा जाएगा। चार्ज लगाते टाइम, चार्ज फ्रेम करते टाइम जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि एक्यूज्ड को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके अगेंस्ट ये जो चार्ज पर्टिकुलर सेक्शन में फ्रेम किया गया है उस एक्यूज्ड के किस एक्ट से किया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो इस एक्यूज्ड ने क्योंकि
थ्रेटन किया था कि तुम जो ये कंप्लेंट हुई हैं उनके फादर से, तो उसने थ्रेटनिंग दी थी कि तुम्हें इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो चार्ज फ्रेम करेंगे वो 506 का फ्रेम करेंगे। क्या लिखेंगे? दैट यू एक्यूज्ड पर्सन, पूरी चीज़ मेंशन करते हुए चलनी है, किस टाइम पे, किस डेट पे आपने क्या किया जिसकी वजह से ये ऑफेंस बना। लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन ऑन 15 सितंबर 2001 एट अराउंड, जो भी टाइम था वो लिखा जाएगा, थ्रेटन द विक्टिम सुरेश with dire consequences with an intent to cause alarm to him and you thereby committed an offence of criminal intimidation punishable under section 506 part 2 of Indian Penal Code। देखिए, जब भी किसी एक्ट को स्पेसिफाई करेंगे तो उसका पूरा नाम लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ IPC नहीं लिखेंगे जब तक कि हम इसकी रेफरेंस ना दे दें, हमें पूरा नाम लिखना होगा। इंडियन पीनल कोड 1860 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, ये जो लास्ट की लाइन है विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, ये भी हर चार्ज के फ्रेम के टाइम पे एंड में साइट करनी है। सेकेंडली हम चार्ज फ्रेम करेंगे, अगर हम फैक्ट्स को देखें तो इसके ऊपर सेकेंड चार्ज फ्रेम होना चाहिए सेक्शन 307 का, कि उसने इस इंटेंशन से मारा कि वो मर जाए, पर क्योंकि गन शॉट मिस हो गया जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये जजमेंट जो लिखा जा रहा है वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिलीवर कर रहे हैं, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 307 का ट्रायल कंडक्ट नहीं करते हैं। 307 का जो ट्रायल है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो हम यहाँ पे जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं वो 326 का कर रहे हैं। अगर आप एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन का जजमेंट लिख रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे चार्ज 307 का फ्रेम करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन, जो भी डेट टाइम है लिख दिया जाएगा ऑन, देखिए थ्रेटनिंग दी थी 15/9 को और जो ऑफेंस हुआ वो 20/9 को एट अराउंड जो भी टाइम था, इंटेंशनली कोज्ड इंजरी ऑन राइट हैंड ऑफ द विक्टिम बाय फायरिंग एट हिम from your gun, due to which he remained admitted in hospital for 30 days and you thereby commit an offence of voluntarily causing grievous hurt punishable under section 326 of Indian Penal Code and within the cognizance of this। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि कोर्ट एक्यूज्ड को ये डायरेक्ट करती है कि ये कोर्ट इसे ट्राई करेगी जो भी कोर्ट ने चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम किए हैं। क्या लिखेंगे? एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट यू दैट एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट दैट यू एक्यूज पर्सन बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम द अबव फ्रेम्ड चार्जेस। उसके बाद राइट हैंड साइड पे साइन और सील आ जाएगा जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, और लेफ्ट हैंड साइड पर डेट और प्लेस आ जाएगा। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड, कि एक्यूज्ड का क्या कहना था। जब चार्ज एक्यूज को रीड और एक्सप्लेन करके सुनाए गए तो उसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, मुझे इस केस में फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता और ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। उसके बाद राइट हैंड साइड पे साइन और सील आ जाएंगी जुडिशल मैजिस्ट्रेट की, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्यूज के साइन होंगे। उसके बाद आप कैपिटल लेटर्स में फिर से लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर आप सेंटर में लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे जुडिशल मैजिस्ट्रेट का नाम आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे स्टेट थ्रू SHO, जो भी डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है वो आ जाएगा, वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल्स, उन दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा। जैसे कि स्टेट की साइड से आएंगे ADPO प्रोसिक्यूशन की साइड से, और जो भी एडवोकेट हैं वो डिफेंस की साइड से, उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे जजमेंट। उसके बाद आप लिखेंगे किस दिन पे ये प्रोनाउंस किया गया। देखिए, उसके बाद पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 5 तक के जो भी पैराज हैं इनका सीक्वेंस हर क्रिमिनल जजमेंट में सेम है। पैरा नंबर 1 में जिन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किया वो आएगा, पैरा नंबर 2 में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है तो वो आएगा, पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी, पैरा नंबर 4 में 313 की स्टेटमेंट आएगी, चाहे भले ही क्वेश्चन में 313 की बात नहीं की गई, पर जब भी हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो हम ये पैरा नंबर 4 में 313 की बात को ऐसे साइट करेंगे जो कि उसने बात अपने
डिफेंस में कही है। उसके बाद पैरा नंबर 5 में आएंगे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि जिन जिन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रेम हुए। अब यहाँ पैरा नंबर 1 में हम लिखेंगे कि जो भी कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है सेक्शन 506 पार्ट 2 और सेक्शन 326 इंडियन पिनल कोड में। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि जहाँ पे भी अब आप इंडियन पिनल कोड लिखेंगे तो उसे आईपीसी लिखेंगे, कि उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है और वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कोज किया है प्रोसिक्यूशन को। उसके बाद पैरा नंबर 2 में, क्योंकि इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 3 पे, जहाँ पे हम प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिखेंगे। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ब्रीफ में ये है कि रमेश ने जब सुरेश साहू की सिस्टर को टीज़ किया टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 15 सितंबर 2001 को, जब इस बारे में प्रोसिक्यूशन ने कंप्लेंट करी रमेश एक्यूज के फादर से, तो उनके बीच में एक बहस हो गई एक्यूज़ और सुरेश के बीच में, जिस पे कि एक्यूज़ ने इस विक्टिम को थ्रेटन दिया कि तुम्हें इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद 5 दिन बाद लगभग 20 सितंबर 2001 को जब ये एक्यूज पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ था अपनी गन के साथ और वेट कर रहा था विक्टिम का कि वो वहाँ पर आए, जैसे ही वो विक्टिम सब्जी मंडी से वापस उस तरफ को आता है तो एक्यूज्ड उसके ऊपर गोली चलाना, ओपन फायर करना शुरू कर देता है। पर ये जो गन शॉट है ये उसकी चेस्ट से मिस्ड हो जाती है और उसके राइट हैंड पे लग जाती है, जिसकी वजह से इंजरीज आती हैं, पर वो सरवाइव कर जाता है, वो मरता नहीं है। तो इसके बाद ये जो विक्टिम है ये एडमिट होता है हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने तक। जब ये गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है तो राम सिंह और राम कुमार उस स्पॉट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक्यूज्ड के हाथ में गन है और एक्यूज्ड ये प्रिज्यूम करते हुए कि सुरेश मर चुका है वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है हेड कांस्टेबल मुकेश यादव द्वारा, जो कि राम सिंह ने जो भी उनके आगे आकर बताया है। जब ये कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी में रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट के सामने, जिस पे कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है सेक्शन 190 क्लोज बी में। देखिए ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई हैं, बट ये सारी चीज़ हम प्रिज्यूम करते हुए अपने आप जजमेंट राइटिंग में साइट करते जाएंगे। उसके बाद पैरा नंबर 4 में लिखेंगे कि जब ये चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया तो उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया और कहा कि मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। और जब उसको पर्सनली एग्जामिन किया गया सेक्शन 313 में तो उसने सारे एलिगेशन को डिनाई किया और ये कहा कि उसे इस केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है क्योंकि उनकी पहले से दुश्मनी चली आ रही है और वो अपने डिफेंस में प्ली ऑफ एलिबी रेज करता है। अब आते हैं पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन पे। यहाँ पे लिखा जाएगा हमने फर्स्ट चार्ज जो इस एक्यूज पे लगाया था वो था सेक्शन 506 का, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा यही बनेगा कि क्या उस डेट टाइम और प्लेस पे एक्यूज ने विक्टिम को थ्रेटन किया था कि तुम्हें इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा विद इंटेंट टू कोज अलार्म टू हिम। नंबर और सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनेगा सेक्शन 326 पे, क्या उस डेट टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने वॉलंटरली इंजरी कोज करी थी विक्टिम को, जिससे कि उसके राइट हैंड पर इंजरीज आई थी क्योंकि उसने उसके ऊपर फायर किया था और वो एडमिट रहा 30 दिन तक हॉस्पिटल में। उसके बाद थर्ड आएगा कि इन पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के बाद क्या इस केस में एक्विटल होना चाहिए या फिर कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद सेंटर में हम लिखेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन, जिसमें कि हम पॉइंट 1, 2, 3 एक साथ लेकर चलें। अब यहाँ पैरा नंबर 6 से हमारा जुडिशियल माइंड अप्लाई होना स्टार्ट होगा कि कौन सा फैक्ट किस सेक्शन में रेलेवेंट है। जैसे कि हम पैरा नंबर 6 में पहले लिखेंगे कि एविडेंस की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट ओवरबर्डन ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सारे पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज और डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसके बाद लिखेंगे जहाँ पे भी अब हमें इंडियन एविडेंस एक्ट लिखना है वहाँ IEA लिखा जाएगा। पूरे केस को प्रूव करने का ऑनेस्ट प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। जो कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि एक्यूज्ड को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन को ही इस पूरे केस का गिल्ट प्रूव करना होगा बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। उसके बाद पैरा नंबर 7 में लिखा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन की साइड से कौन कौन से विटनेस आए और उन्होंने आकर
कोर्ट में क्या कहा और जो बात उन्होंने कही वो कहाँ पे रेलेवेंट है। पैरा नंबर 7 में लिखेंगे टू डिस्चार्ज इट्स बर्डन, मतलब प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए फर्स्ट एग्जामिन करवाता है PW1 यानी कि खुद को, जो आकर बताता है कि रमेश ने उसकी सिस्टर को टीज़ किया था विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 15 सितंबर 2001 को। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट इन इशू को और इन फैक्ट्स के बैकग्राउंड को कि मेन कारण क्या था जिसकी वजह से ये सारी इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ। उसके बाद जो ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है यानी कि ये कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन, ये कहता है कि इसके बारे में रमेश के फादर को इसने बताया, तो ये फैक्ट भी कि उसने ये पूरी बात रमेश के फादर को यानी एक्यूज के फादर को बताई, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में क्योंकि ये एक्यूज का मोटिव कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि उसने क्योंकि उसके फादर को बताई तभी से उसका मोटिव बना कि वो इस तरह का कोई एक्ट करेगा। उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन कहता है कि जिसकी वजह से जो ये रमेश था ये एंग्री हो गया और इन दोनों के बीच में बहस हो गई जिस पे कि रमेश ने एक्यूज ने धमकी दी सुरेश को कि तुम्हें इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस कहता है कि 20 सितंबर 2001 को जब वो सब्जी मंडी भिलाई से वापस आ रहा था, तो ये फैक्ट कि वो सब्जी मंडी भिलाई से वापस आ रहा था रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में क्योंकि ये ओकेजन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ क्योंकि एक्यूज्ड ने ऐसी अपॉर्चुनिटी कार्व आउट करी ताकि वो इस ऑफेंस को कमिट कर सके। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस कहता है कि जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा, तो एक्यूज्ड ने जो कि पेड़ की छाया में बैठा हुआ था उसके ऊपर ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया। ये फैक्ट कि एक्यूज्ड वहाँ पर बैठा हुआ था पेड़ की छाया के नीचे गन के साथ, तो ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में जो कि एक्यूज्ड का प्रीवियस कंडक्ट शो करता है। तो ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 कहता है कि ये जो गन शॉट इसने करी वो इसकी चेस्ट से मिस हो गई बट इसके राइट हैंड पर इंजरीज आ गई इसकी वजह से, जिसकी वजह से ये लगभग 1 महीने तक एडमिट रहा। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में क्योंकि ये फैक्ट इन इशू का इफेक्ट है कि उसको इंजरीज आई और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जब इसे क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये अनरिबट रहा। उसके बाद पैरा नंबर 8 में हम प्रोसिक्यूशन का जो नेक्स्ट विटनेस है जिसे एग्जामिन कराया गया उसे लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फॉर द राम सिंह प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 को एग्जामिन करवाया जो कहता है कि उसने और राम कुमार ने गनशॉट की आवाज़ सुनी थी। तो ये आवाज़ सुनना रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और साथ ही ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में क्योंकि ये इफ़ेक्ट है फैक्ट इन इशू का, क्योंकि गोली चली तभी आवाज़ आई तो ये इफ़ेक्ट हुआ उस गोली चलने का, तो ये सेक्शन 7 में भी रेलेवेंट होगा। वो कहते हैं कि जैसे ही वो स्पॉट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक्यूज्ड रमेश उसके साथ उसके पास गन थी और वो दोनों डर गए उसको इस तरह से देख। ये फैक्ट कि एक्यूज्ड वहाँ पे था और उसके हाथ में गन थी ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 जो कि फैक्ट इन इशू की इन्फरेंस को सजेस्ट कर रहा है। वो फर्दर ये डिपोज करते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो रमेश वहाँ से चला गया ये प्रिज्यूम करता हुआ कि सुरेश जो है वो मर चुका है। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में जो कि एक्यूज्ड के सब्सिक्वेंट कंडक्ट को बता रहा है कि गोली मारकर वो वहाँ से चला गया। ये जो PW2 की टेस्टीमनी थी यानी इस राम सिंह की जो टेस्टीमनी थी ये कोरोबोरेट होती है राम कुमार के टेस्टीमनी से जिसे कि PW3 की तरह एग्जामिन किया गया। ये PW3 कहता है कि वो इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ जाकर उन्होंने हेड कांस्टेबल के सामने सारी बातें कही जिन्होंने फिर FIR एग्जिबिट P1 लॉन्च कर। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा FIR लॉन्च कराने वाला सेक्शन 6 में क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाली इंसिडेंट। ये PW2 की जो टेस्टीमनी है FIR से कोरोबोरेट होती है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। PW2 और 3 दोनों अनरिबट रहते हैं जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपने नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 को जो कि हेड कांस्टेबल मुकेश यादव हैं उन्हें एग्जामिन करवाया जो कि आकर कोर्ट में कहते हैं कि 20 सितंबर 2001 को उन्होंने FIR एग्जिबिट P1 लॉन्च करी थी जो भी फैक्ट राम सिंह ने उनके सामने कहे थे। और जब इस
विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो ये रिबट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने उसके बाद डॉक्टर RK गांधी को, जिन्होंने कि मेडिकल एग्जामिन करी थी उस विक्टिम की, PW5 की तरह उसे एग्जामिन करवाया, जो कि कोर्ट में आकर MLC रिपोर्ट को प्रूव करते हैं, जो कि एग्जिबिट P2 जो कि उन्होंने विक्टिम की एग्जामिनेशन करने के बाद प्रिपेयर करी थी। वो साथ ही ये भी कोर्ट में आकर कहते हैं कि ये जो भी इंजरीज़ विक्टिम को हुई हैं ये गन शॉट की वजह से हुई हैं, जो कि उसकी लाइफ के लिए डेंजरस भी हैं। अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना होता तो वो बच नहीं पाता या उसकी डेथ हो जाती। ये फैक्ट जो इस डॉक्टर ने आकर कोर्ट में कहा है ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन। और उसके बाद ये जो PW5 हैं ये डॉक्टर ये रिबट नहीं होते हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि ये जो सब इंस्पेक्टर हैं गणेश जायसवाल, इन्होंने चालान कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद। इन्हें PW6 एग्ज़ामिन करवाया गया। इन्होंने कोर्ट में आकर कहा कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, एक्यूज्ड को अरेस्ट किया था, स्पोर्ट मैप प्रिपेयर किया था और ये भी अपनी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में रिबट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपनी एविडेंस क्लोज़ करी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पूरी होने के बाद जब एक्यूज्ड पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 CRPC में, तो उसने सारी एलिगेशन को डिनाई किया और बोला कि उसे फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है इस केस में, क्योंकि उसकी उस प्रोसिक्यूशन के साथ पहले से दुश्मनी चली हुई आ रही है और वो अपने डिफेंस में प्ली ऑफ एलिबी रेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जितने भी एविडेंस हो गए हैं उनको एनालाइज करने के बाद क्या इन सेक्शंस का मेंस रिया और एक्टस रियस प्रूफ होता है या नहीं, किस तरह से लिखा जाएगा। पैरा नंबर 13 में हम लिखेंगे जो भी फैक्ट ड्यूली प्रूव हुए हैं, क्योंकि ध्यान रहे जो फैक्ट ड्यूली प्रूव होते हैं उसे ही हम जजमेंट में साइट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव करे हैं प्रोसिक्यूशन ने, उनके बेसिस पे कोर्ट ये कंसीडर करती है क्या बातें हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2, 3 की अनरिबट टेस्टिमनी से ये बात क्लियर होती है कि ये एक्यूज्ड ही था और कोई और पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था जिसके हाथ में ये गन थी उस रेलेवेंट डे पर। मतलब सबने आकर बोला कि उन्होंने अपनी आंखों से उस एक्यूज को देखा था जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके हाथ में गन थी। तो ये बात इन तीनों विटनेसेस की टेस्टिमनी से प्रूव होती है कि यही एक पर्टिकुलर बंदा था, कोई और नहीं। इन लोगों की, इन प्रोसिक्यूशन विटनेस की टेस्टिमनी से जो एक्यूज है उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद PW2 और PW3 जो कि जिन्होंने आवाज़ सुनी थी गन शॉट की और वहाँ पे आए थे, उनकी टेस्टिमनी से ये बात क्लियर होती है कि जो गन शॉट थी वो मतलब जो बंदूक की गोली थी वो चलाई गई थी। और जो इनकी एविडेंस थी जो इन्होंने आकर कोर्ट में कहा, ये एक डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि इन्होंने ये सारे फैक्ट जो हैं अपने कानों से सुने थे। और PW1 की अनरिबट टेस्टिमनी से ये क्लियर होता है कि एक्यूज्ड ने उसके ऊपर फायर किया है इस पिस्टल से। और ये बात फर्दर कोरोबोरेट होती है PW2 और PW3 की बातों से जिन्होंने एक्यूज्ड को उस गन के साथ में देखा। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कि ये कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 यानी वो डॉक्टर की टेस्टिमनी और एग्जिबिट P2 जो कि MLC की रिपोर्ट है, उससे ये बात क्लियर होती है कि ये जो विक्टिम है इसे ये इंजरीज़ हुई थी राइट हैंड साइड पे उस गन शॉट की वजह से, जिसकी वजह से ये 30 दिन तक उस हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा है। इसलिए एक्टस रियस जो है सेक्शन 326 ऑफ IPC का, जो कि है कोजिंग ग्रीवियस हर्ट विद अ शूटिंग वेपन स्टैंड्स एस्टैब्लिश। तो ये जो मेंस रिया है, तो ये जो एक्टस रियस है सेक्शन 326 का, वो एस्टैब्लिश होता है। तो यहाँ प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी इस कंप्लेनेंट की अनरिबट टेस्टिमनी से और इस बात से कि एक्यूज्ड ने ओपन फायर करी है कंप्लेनेंट के ऊपर, इस बात से ये प्रूव होता है कि एक्यूज्ड ने क्रिमिनली इंटिमिडेट किया था इस कंप्लेनेंट को। जब 5 दिन पहले इस कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के फादर से ये बात की कंप्लेंट करी थी जब उन्होंने उसकी सिस्टर को टीज़ किया था, तो इससे सेक्शन 506 का जो ऑफेंस है वो प्रूव होता है। और जो ये एक्यूज का प्रीवियस कंडक्ट है कि उसने कंप्लेनेंट को इंटिमिडेट किया और जो उसने वेपन अपने इस एक्ट को करने में, इस ऑफेंस को करने में यूज़ किया जो कि गन था, और जिस तरह से अटैक किया जैसे कि ओपन फायर किया उसके ऊपर,
तो एक्यूज्ड की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होती। तो जो मेंस रिया है सेक्शन 326 का कि ये जो एक्ट है जो कि एक शार्प वेपन से किया गया है हमला, तो वो वॉलंटरली एक्ट होना चाहिए। तो जो वर्ड इंटेंशन है कि एक्यूज ने इंटेंशनली ये एक्ट किया, वॉलंटरली में इंटेंशन भी इंक्लूड होती, तो इसलिए सेक्शन 326 का मेंस रिया प्रूव होता है। देखिए यहाँ साथ ही जब हमने चार्ज डिस्कस किया था तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि क्योंकि हम एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये जजमेंट लिख रहे हैं तो हम 326 का चार्ज लगा रहे हैं, बट यहाँ पे सेक्शन 307 का चार्ज भी लग सकता है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। जो एविडेंस का अप्रेजल हुआ वो तो उसी तरह से होगा, पर यहाँ पे जहाँ हमने मेंस रिया और एक्टस रियस प्रूफ किया सेक्शन 326 का, उसकी जगह लिखा जाएगा जो ये एक्यूज्ड का कंडक्ट है और जो वेपन इस एक्यूज्ड ने यूज़ किया है गन, और जिस मैनर में अटैक किया है उससे जो इंटेंशन है एक्यूज्ड की कि वो कंप्लेनेंट को किल करना चाहता था, ये मैनिफेस्ट होती है। बट फॉर्चुनेटली भाग्य था उसका कि वो बच गया। तो अगर कंप्लेनेंट मर जाता तो एक्यूज्ड गिल्टी होता मर्डर के लिए, पर क्योंकि कंप्लेनेंट सरवाइव कर गया तो एक्यूज्ड गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जब हम अप्रेजल करेंगे इस पैरा में, यानी पैरा नंबर 13 में अगर हमने 307 का चार्ज लगाया है तो फिर ये चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 14 पे, जहाँ पे हम लिखते हैं कि जो एक्यूज से जब इन सारी बातों पे डिफेंस लिया गया तो वो कहता है कि उसे फॉल्सली फंसाया जा रहा है इस केस में क्योंकि उनकी पहले से दुश्मनी चली आ रही है, और उसने प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लेता है वो, पर उसने अपनी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया है अपने डिफेंस में। सिर्फ प्ली को रेज कर देने से वो उसकी किसी भी तरह हेल्प नहीं करेगी जब तक कि वो उस प्ली को प्रूव ना करे। सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्यूज अगर प्ली ऑफ एलिबी प्रूव करना चाहता है तो एक हैवी बर्डन है एक्यूज के ऊपर कि वो बात कोर्ट में ये प्रूव करे कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन वो किसी और प्लेस पर था। और इस केस में प्रोसिक्यूशन ने जो भी ओरल एविडेंस प्रूव किए हैं और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव किए हैं कोर्ट के सामने, उनसे ये बात प्रूव होती है कि ये एक्यूज्ड ही था जिसने इस विक्टिम के ऊपर ओपन फायर करी। एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन की इस बात को रिबट करने के लिए कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए प्ली ऑफ एलिबी जो एक्यूज्ड ने रेज करी है जो कि सेक्शन 11 में रेलेवेंट, वो अनटीनेबल है क्योंकि एक्यूज ने प्रूव नहीं किया है तो कोर्ट उस प्ली को रेज कर देने से उस प्ली को कंसीडर नहीं करेगी। तो इसलिए कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है और एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन को रिबट करने में फेल हुआ है, इसलिए एक्यूज्ड गिल्टी होता है सेक्शन 506 और सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि ये जो जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट है इसे टेम्पोररली सस्पेंड किया जाता है ताकि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर एक्यूज्ड की हियरिंग हो सके एज पर सेक्शन 248 सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे री हियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर, जहां पे प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए प्रे किया वहीं एक्यूज ने लीनियंसी के लिए प्रे किया। इस ऑफेंस के ग्रेव नेचर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ये सही नहीं लगता कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करते हुए एक्यूज्ड को सेक्शन 360 पे प्रोबेशन पे छोड़े या फिर सेक्शन 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई बेनिफिट दे एक्यूज। ऐसा कोर्ट को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो एक्यूज ने ये ऑफेंस किया है ये दिन के टाइम पर किया है और जो ये ऑफेंस है ये सोसाइटी में एक इनसिक्योरिटी और शॉक क्रिएट करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। उसके बाद हम ये एक इंडेक्स बनाएंगे जहाँ पे हम सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में उसको कन्विक्शन हुई, क्या इम्प्रिजमेंट हुई, क्या फ़ाइन हुआ और अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो क्या इम्प्रिजमेंट होगी, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट इस एक्यूज को दी गई हैं ये कंकरेंटली रन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी फ़ाइन ना पे करने पे जो भी इम्प्रिजमेंट है वो एक्यूज अंडरगो करेगा जब वो सब्सटेंटिव जो उसको पनिशमेंट हुई है उसके बाद एज़ पर सेक्शन 30 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी
प्रिपेयर कर ली गई है, जिसमें कि जितना टाइम एक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान वो इम्प्रिजमेंट में रहा है उतना टाइम सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 446A ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जो एक्यूज्ड के बेल बॉन्ड हैं वो कैंसिल किए जाते हैं और एक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जाता है ताकि वो इस सेंटेंस को सर्व कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड से बेल बॉन्ड अंडर सेक्शन 437A ऑफ CRPC के भरवा लिए गए हैं ताकि वो अपीलेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो, और ये जो बॉन्ड हैं 437A के ये 6 मंथ तक वैलिड हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि टोटल फ़ाइन के अमाउंट में से 2,000 रुपये विक्टिम को दिए जाते हैं एज कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357 ऑफ CRPC। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि ये जो कॉपी ऑफ जजमेंट है ये एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है अंडर सेक्शन 363 ऑफ CRPC। उसके बाद राइट साइड पे आप साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। राइट साइड पे आप लिखेंगे कि ये जजमेंट डेटेड, साइन और प्रोनाउंस किया गया ओपन कोर्ट में, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर से साइन किए जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। देखिए यहाँ जब हमने ये जजमेंट राइटिंग करी तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पर लगाया उसके साथ हमने लिखा एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2। जैसे कि FIR की कॉपी लगाई तो हमने लिखा एग्जिबिट P1। उसके बाद MLC की रिपोर्ट लगाई तो हमने लिखा है एग्जिबिट P2। ये एग्जिबिट क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पर लगेगा वो एग्जिबिटेड होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो वो कोर्ट की फाइल पर नहीं लगेगा, और अगर वो लग गया तो कोर्ट उसे जजमेंट राइटिंग के टाइम पे कंसीडर नहीं करेगी। अब ये एग्जिबिट लगाएगा कौन? अगर प्रोसिक्यूशन की साइड से कोई डॉक्यूमेंट फाइल पर लग रहा है तो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट, और अगर डिफेंस की साइड से कोई डॉक्यूमेंट फाइल पर लग रहा है तो डिफेंस के जो काउंसिल होंगे वो एग्जिबिट करके डॉक्यूमेंट को कोर्ट की फाइल पर लगवाएंगे। ध्यान रहे अगर डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो वो फाइल पर नहीं लगेगा, और अगर फाइल पर लग गया तो कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करेगी।